हेलो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरे पहले वीडियो को बहुत ही ज़्यादा पसंद किया, लाइक किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं आपको बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं और उसमें मैंने आपको चैप्टर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट स्टार्ट किया था, जिसमें कि मैंने आपको मैनेजमेंट के बारे में बता दिया था, आपको इफ़ेक्टिवनेस और इफ़िशियंसी के बारे में बता दिया था और आपको दोनों के बीच में इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के बीच में डिफरेंस के बारे में बता दिया था। और अब हम चल रहे हैं और जिसमें हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट होता क्या है। तो जैसा कि आपको यहाँ पर कुछ कैरेक्टर्स दिख रहे हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट दिखाई पड़ रहे हैं। लिखा हुआ है, पहला पॉइंट है आपका परवेसिव, सेकंड है मल्टी डायमेंशनल, थर्ड है गोल ओरिएंटेड, फोर्थ है कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, फिफ्थ है ग्रुप एक्टिविटी, सिक्स्थ है डायनामिक फंक्शन एंड 7 है इंटेंजिबल फोर्सेस। तो सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आपको ये 7 पॉइंट्स जो दिए हुए हैं ये आपको लर्न कर लेने हैं, क्योंकि जब आपको 7 पॉइंट्स लर्न रहेंगे तो आप उसको ईजिली डिफाइन कर पाएंगे। तो अब चलते इसमें कुछ पॉइंट्स वाइज हम चलेंगे, देखेंगे। ये पहला पॉइंट आपके सामने आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, गोल ओरिएंटेड। तो गोल ओरिएंटेड क्या होता है? मैनेजमेंट एम्स एट अचीविंग सर्टेन स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव गोल्स ऑफ द एंटरप्राइज। इसका मीनिंग ये है कि कोई भी मैनेजमेंट, इट्स मीन कि जो ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर मैनेजमेंट वर्क कर रहा है, उसके लिए एक गोल होना जरूरी है, क्योंकि जब गोल होगा तभी तो उस गोल को अचीव करने के लिए पूरा मैनेजमेंट अपना पूरा प्रयास करेगा। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट किस चीज़ की है? गोल की। तो गोल क्लियर होना चाहिए और मैनेजमेंट को ये पता होना चाहिए कि हमें किस गोल को अचीव करना है। सेकंड पॉइंट आपका दिख रहा है आपकी स्क्रीन पर, मैनेजमेंट इज परवेसिव। सेकंड पॉइंट ये देखिए लिखा हुआ है, मैनेजमेंट इज परवेसिव। इसका मीनिंग क्या है? मैनेजमेंट एक्टिविटीज आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल इन ऑल टाइप्स ऑर्गेनाइजेशंस एनीवेयर इन द वर्ल्ड। तो इसका मीनिंग ये है कि मैनेजमेंट किसी भी प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो छोटा ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो आपका हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हों या फिर सरकारी हॉस्पिटल्स हों, इसमें कहीं पर भी आप जाएंगे तो वहाँ पर मैनेजमेंट की बहुत ही ज़रूरत है, क्योंकि जब मैनेजमेंट होगा तभी वहाँ पर जितनी भी एक्टिविटीज़ उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की जा रही हों वो सिस्टमेटिक ढंग से की जाएंगी और जो उस ऑर्गेनाइजेशन का जो टारगेट होगा, उस ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल होगा, वो तभी अचीव किया जा सकता है। थर्ड पॉइंट आपका है, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल होता है। क्या इसका मतलब है? कि मैनेजमेंट में कई अलग अलग डायमेंशंस में वर्क किया जाता है, जिसमें फर्स्ट आपका दिख रहा है मैनेजमेंट ऑफ वर्क, सेकंड दिख रहा है मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड थर्ड है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क का क्या है कि सबसे पहले जो टारगेट हमने लिया है, सबसे पहले जो हमने गोल लिया है, उसके लिए हमको अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमको उसके लिए बिल्डिंग का मैनेजमेंट करना पड़ेगा, उसके लिए हमको लेबर का मैनेजमेंट करना पड़ेगा, उसके लिए हमें मशीन जो भी है उनका मैनेजमेंट करना पड़ेगा, उसके लिए हमें कैपिटल का मैनेजमेंट करना पड़ेगा। तो ये सभी जो मैनेजमेंट है ये मैनेजमेंट ऑफ वर्क के अंदर आते हैं। सेकंड पॉइंट है आपका मैनेजमेंट ऑफ पीपल। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि जो रिसोर्सेज है उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस पीपल को दिया गया है, यानी वर्कर्स को दिया गया है। इट्स मीन क्योंकि कोई मशीन अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में लगा दी जाएगी, किसी इंडस्ट्री में लगा दी जाएगी, तो सिर्फ मशीनें अपने आप कोई भी वर्क नहीं कर सकती हैं। उसके लिए क्या होगा? ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत पड़ेगी, यानी कि वर्कर्स की, स्किल्ड वर्कर्स की जरूरत पड़ेगी जो कि उस मशीन को प्रॉपरली हैंडल कर सके, उस मशीन को प्रॉपरली चला सके, उस पर वर्क ले सके। और थर्ड पॉइंट आपका है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस का क्या मतलब है? कि उसमें जो अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे, अलग अलग जो वर्क होंगे, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन करना है। ठीक है, तो इस तरह से मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशन, यानी कि जब ये तीनों चीज़ें होंगी, मैनेजमेंट ऑफ वर्क होगा, मैनेजमेंट ऑफ पीपल होगा, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस होगा, जब ये तीनों चीज़ें मिल करके एक साथ काम करेंगी। फिर से मैं मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन को बता दूं कि मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन मतलब क्या है? कि वर्क और ह्यूमन रिसोर्स के बीच में कॉम्बिनेशन ठीक से रखना, या कोऑपरेशन ठीक से रखना, या कोऑर्डिनेशन ठीक से बनाकर रखना, दैट इज कॉल्ड द मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन।
फोर्थ पॉइंट आप देखिए, मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। इट इन्वॉल्व्स प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। मैनेजमेंट एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, यानी कि हर एक लेवल पर हमको मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। मैनेजमेंट एक कंटिन्यू चलने वाला, एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है, प्रक्रिया। मैनेजमेंट कोई एक ऐसा नहीं कि एक पॉइंट पर हमने मैनेजमेंट कर दिया तो नेक्स्ट पॉइंट पे या नेक्स्ट लेवल पे हमको मैनेजमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए सबसे पहले आपको ये जान लेना जरूरी है कि मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो कि कंटिन्यू चलता रहता है। हम अपनी डेली लाइफ में भी मैनेजमेंट करते हैं, सुबह उठने से लेकर के रात को सोने तक। बीच में हमको, जैसे आप हैं स्कूल जाना है तो स्कूल में कौन कौन से बुक्स लेकर आपको जानी है, कौन कौन से आपको जो उसके लिए उसको सपोर्टिव हैं, आपको पेन की, स्केल की, बैग की, और किस तरह से आप स्कूल पहुंचेंगे, किस तरह से आप स्कूल में पढ़ाई करेंगे, पीरियड वाइज आप उसकी कैसे पढ़ाई करेंगे, उसके बाद घर कैसे वापस आएंगे, फिर घर पर आके आप टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे, किस तरह से आप कितनी देर खेलेंगे, कितनी देर आप भोजन करेंगे, कितनी देर आप पढ़ेंगे, कितनी देर आप टीवी देखेंगे, कितनी देर आप मोबाइल चलाएंगे, इन सभी का मैनेजमेंट करना भी जरूरी है। तो इस तरह से मैनेजमेंट इज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है कि हर समय, हर आप जो भी वर्क करेंगे उसके लिए आपको मैनेजमेंट करना ही पड़ेगा। इसके कुछ फंक्शंस हैं, 5 फंक्शंस है मेनली, जिसको कि आप देखिए लिखा हुआ है, इट इन्वॉल्व्स प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग क्या है, इसके ऊपर हम आगे विस्तार से डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर आपको सिर्फ ये जान लीजिए कि मैनेजमेंट के 5 मेन फंक्शंस होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। नेक्स्ट देखिए, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। अभी क्योंकि मैंने एक बार मैं फिर से यहाँ पर आपको वो बता दूं कि अभी मैंने क्योंकि वीडियो बनाना स्टार्ट किया है, आपका सब्जेक्ट ही स्टार्ट किया हुआ है बिजनेस स्टडीज़, तो अभी मैं चीज़ों को शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ। बाकी हर एक पॉइंट पर कोई आप मत ये सोचिए कि कोई भी पॉइंट या आपसे मिस हो जाएगा, कोई भी पॉइंट आपसे मिस होने नहीं पाएगा, बल्कि उसको मैं 2 बार 3 बार 4 बार कंटिन्यू आपका रिवीजन कराऊंगा, तो आपका कोई भी पॉइंट, छोटा से छोटा पॉइंट भी मिस नहीं होने पाएगा। लेकिन अभी क्या कि स्टार्टिंग में पहले मैं एक बार आपके सामने एक खाका तैयार कर दूं, एक प्लानिंग बना दूं आपके सामने कि किस चीज़ को पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है। उसके बाद हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। बच्चों, कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। 5th पॉइंट आपका है, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। Goals and objectives of an organization can be effectively attained by a group rather than by an individual. मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है। आप कभी भी कोई काम जब करते हैं तो उसको आप अकेले ही नहीं कर सकते हैं, उसके घर में आपके पेरेंट्स आपका सहयोग करते हैं, जब आप स्कूल पहुंचते हैं तो आपके टीचर्स आपकी हेल्प करते हैं, आपके सपोर्टिव लोग जो भी होते हैं स्कूल में वो आपकी हेल्प करते हैं, और फिर जब आप घर लौट कर आते हैं तो वहाँ फिर आपके पेरेंट्स आपकी हेल्प करते हैं, और बाहर जब आप खेलने जाते हैं, बाहर जब आप घूमने जाते हैं तो वहाँ पर आपके फ्रेंड्स भी आपकी सपोर्ट करते हैं। सेम यही कंडीशन मैनेजमेंट किसी ऑर्गेनाइजेशन में भी होती है। तो वहाँ पर मैनेजमेंट भी क्या करता है कि जो गोल्स या जो ऑब्जेक्टिव उस ऑर्गेनाइजेशन का है उसमें अलग अलग तरह के ग्रुप्स होते हैं। कहीं पर आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा, कहीं पर आपका सेल्स डिपार्टमेंट होगा, कहीं आपका परचेजिंग डिपार्टमेंट होगा, कहीं आपका अकाउंट्स ऑफिस होगा, ठीक है। तो ये सभी डिपार्टमेंट मिलकर के क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्शन के काम को करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से गोल्स और ऑब्जेक्टिव, जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल्स और ऑब्जेक्टिव होगा वो तभी हम उसको इफेक्टिवली पा सकते हैं, उसको पूरा कर सकते हैं, उसको अचीव कर सकते हैं जबकि हम एक ग्रुप के रूप में काम करें, ना कि किसी इंडिविजुअल या किसी व्यक्तिगत रूप में उसको काम करें। व्यक्तिगत रूप से बहुत ज़्यादा सफलता आपको प्राप्त नहीं हो सकती, मेहनत बहुत ज़्यादा लगेगी लेकिन सफलता के चांसेस कम होते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है। 6th पॉइंट आपकी स्क्रीन पर आ गया, मैनेजमेंट इज ए डायनेमिक फंक्शन। डायनेमिक फंक्शन मतलब कंटिन्यू चलने वाला प्रोसेस। Management principles are not static in all situations. It must be adapted according to the changing needs of the organization. कहने का सेंस है कि जो भी मैनेजमेंट प्रिंसिपल बनाए गए हैं वो हर एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हर एक सिचुएशन में सेम वर्क नहीं करेंगे। जैसे कि किसी क्लास में बहुत ढेर सारे स्टूडेंट्स होते हैं तो क्या सभी को पढ़ाने का तरीका एक ही होता है? नहीं। कुछ बच्चे बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट होते हैं, तेज होते हैं, कुछ बच्चे मेडिक्योर होते हैं, और कुछ बच्चे क्या होते हैं जो बहुत ही लो लेवल के होते हैं। तो टीचर
उसको अलग अलग तरीके से ऑब्जर्व करता है, और जो ब्रिलियंट बच्चे उनको पढ़ाने का तरीका अलग, जो मेडिकल होते हैं उनको पढ़ाने का तरीका, और जो लो लेवल के बच्चे होते हैं उनको पढ़ाने का तरीका, उनको समझाने का तरीका अलग होता है। सेम उसी तरह से जब बिजनेस में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब मैनेजमेंट प्रिंसिपल का यूज़ किया जाता है तो वो हर एक कंडीशन के लिए सेम नहीं होता। अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस द मैनेजमेंट प्रिंसिपल विल बी चेंज। जैसी सिचुएशन वैसा ही मैनेजमेंट प्रिंसिपल अडॉप्ट किया जाता है। लास्ट पॉइंट देखिए आपका, मैनेजमेंट इज इंटेंसिबल। जैसा कि आपने अकाउंट्स में भी पढ़ा होगा, टेंजिबल एंड इंटेंसिबल। टेंजिबल मीन्स जिस चीज़ को हम छू सकते हैं, जिस चीज़ को हम टच कर सकते हैं, जिस चीज़ को हम महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल, यानी हम इसको महसूस कर सकते हैं लेकिन ये हमको दिखाई नहीं पड़ेगा। मैनेजमेंट वर्क तो पूरा करेगा लेकिन वो हम उसको टच नहीं कर सकते, हम उसको देख नहीं सकते हैं। इट प्रेजेंट्स इट्स फेल्ट बाय द रिजल्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एग्जांपल इंक्रीजिंग प्रॉफिट। लेकिन हम इसको फील कर सकते हैं, इसकी प्रेजेंस को हम महसूस कर सकते हैं। कैसे? कि जब हमारा प्रॉफिट बढ़ता है तो हमको, जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में जब हमारा प्रॉफिट बढ़ता है तब हमको पता चलता है कि हाँ, वहाँ पर मैनेजमेंट ने अच्छे से वर्क किया। जब मैनेजमेंट अच्छे से वर्क करेगा तो वहाँ पर हमको प्रॉफिट हमारा बढ़ेगा। ठीक है। मैनेजमेंट के बारे में स्टूडेंट से एक बात कही जाती है कि जहाँ मैनेजमेंट होता है वहाँ उसकी वैल्यू हमको पता नहीं चलती। मैनेजमेंट की वैल्यू हमें कब पता चलती है, ये कहाँ पर मैनेजमेंट होना चाहिए, ये हमें तब पता चलता है जब वास्तव में मैनेजमेंट नहीं होता है। चाहे वो स्कूल हो आपका, चाहे वो आपका घर हो, चाहे आप किसी मैरिज फंक्शन में गए हों, चाहे आप क्रिकेट खेलने गए हों, बहुत सारी जगह कहीं पर जब मैनेजमेंट नहीं होता तब उस समय आपको ज़रूरत फील होती है, तब आपको ये लगता है कि हाँ, यहाँ पर मैनेजमेंट होता तो ये काम और अच्छे से हो सकता था। तो मैनेजमेंट की वैल्यू मैनेजमेंट के ना होने पर ज़्यादा हमको पता चलती है, और इसीलिए मैनेजमेंट की ज़रूरत किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में होती है। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप देखिए। अभी आपको मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट बता दिया, अब देखते हैं हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। क्या है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट? इसमें एक नीचे आप देखिए छोटा सा पिक्चर आपको दिखा हुआ है कि हम लो लेवल से चलते हैं, और जब हमने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जो ऑब्जेक्टिव होता है मैनेजमेंट का, वो क्या होता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन को अपर लेवल पर ले जाना। अपर लेवल मीन्स कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। हम किस चीज़ को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं? प्रॉफिट को। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हमेशा अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहती है, तो वही चीज़ यहाँ पर पिक्चर से शो की जा रही है। चलिए हम आगे देखते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव्स, एंड थर्ड क्या है? पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। तो हम इसको देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स क्या है। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स मतलब क्या होता है कि अभी मैंने पहले ही बताया कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव होता है कि प्रॉफिट को इंक्रीज करना। तो प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बहुत सारे वर्क करना पड़ेगा, जहाँ पर अच्छी तरह से मैनेजमेंट हो, अच्छी तरह से जितने भी उसके डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट के बीच में बहुत अच्छी तरीके से कोऑर्डिनेशन हो, चीज़ें वहाँ पर अच्छी तरह से की जाएं, जिससे कि जो प्रोडक्शन का टारगेट है उसको अचीव किया जा सके। और किसी भी कंपनी में जब प्रोडक्शन अच्छे से होगा, सेल्स ज़्यादा होगा, तो प्रॉफिट ऑब्वियसली बढ़ेगा। सेकंड है सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन का ये सोशल ऑब्जेक्टिव भी होता है। ये मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को प्रॉफिट तो मैक्सिमाइज करना ही चाहती है अपने लिए, लेकिन साथ ही साथ सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी, यानी पब्लिक के वेलफेयर, लोगों के वेलफेयर के लिए भी बहुत सारे वर्क करते हैं। जैसे आपने रतन टाटा के लिए देखा होगा, मतलब ये टाटा जो आपका ग्रुप है, तो टाटा ग्रुप्स बहुत सारे हॉस्पिटल भी चलाता है, बहुत सारे आपके होटल्स भी चलाता है, बहुत सारे आपने देखे होंगे कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में बच्चों की पढ़ाई के लिए भी वो आपका क्या करता है? सोशल वेलफेयर के लिए वर्क करता है। ठीक है। तो और इसके बाद थर्ड क्या है? पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पर कि सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए। सेल्फ सेटिस्फेक्शन कैसे होगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को? जब वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेगा तो उसको ऑटोमेटिक पर्सनल ऑब्जेक्टिव उसका फुलफिल हो जाएगा। ठीक है। आगे ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट को, इसको आप फिर से देखिए। ऑर्गेनाइजेशनल, अब इसको मैं डिटेल में बताने जा रहा हूँ आपको पॉइंट वाइज।
ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव सेट बाय मैनेजमेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन आर कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। इसके थर्ड पॉइंट 3 पॉइंट देखिए, द एलिमेंट ऑफ इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या है? फर्स्ट है सर्वाइवल। अभी मैंने पीछे आपको बताया था कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, इसके अलावा दो और भी आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव हैं। सेकंड नंबर पर क्या है आपका? फर्स्ट नंबर पे आपका सर्वाइवल है। पॉइंट वाइज ही हम चलते हैं। पहला पॉइंट यहाँ पर लिखा है सर्वाइवल। अर्न इन एनफ रेवेन्यूज, यानी कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन मार्केट में तभी सर्वाइव कर सकता है जब वो एनफ, जितना उस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए रेवेन्यू की जरूरत है उतना रेवेन्यू उसको मिल जाएगा तो वो मार्केट में सर्वाइव कर पाएगी। सेकंड है प्रॉफिट टू कवर कॉस्ट एंड रिस्क, यानी कि जितनी उसकी कॉस्ट लगी है और जितना मार्केट में रिस्क है उसको जब कोई कंपनी या कोई ऑर्गेनाइजेशन कवर कर पाती है तो उसको फिर उस ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट होने लगता है। थर्ड पॉइंट आपका है ग्रोथ, इंक्रीज सेल्स। जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सेल्स बढ़ता है तो उससे क्या होता है? उस ऑर्गेनाइजेशन की नई नई ब्रांचेस अलग अलग सिटीज़ में खोली जाती हैं और उससे क्या होता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग सिटीज़ में जब ओपनिंग होगी, न्यू ब्रांचेस खोली जाएंगी तो उस ऑर्गेनाइजेशन का क्या होता है? ग्रोथ होता है। सोशल ऑब्जेक्टिव अभी मैंने पहले बताया था शॉर्ट में, पढ़ाई इससे देखिए हेडिंग अकॉर्डिंग, अ बिजनेस शुड कंडक्ट द एक्टिविटीज टू फुलफिल द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द सोसाइटी। इट्स मीन कि सोसाइटी, जैसे मैंने कहा कि सोशल वेलफेयर करने के लिए, सोसाइटी का वेलफेयर करने के लिए। प्रोवाइडिंग स्कूल्स एंड क्रेचेस टू एम्प्लॉइज गिविंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एक्स्ट्रा। इसमें कह रहा है प्रोवाइडिंग स्कूल की व्यवस्था करना एंड क्रेचेस टू एम्प्लॉइज जो भी उस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज उनके बच्चों के लिए स्कूल प्रोवाइड करना, क्रेचेस प्रोवाइड करना एंड गिविंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, और सोसाइटी में एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी को बनाना जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके। अनडिज़राइबल एक्टिविटीज शुड नॉट बी अंडरटेकन बाय मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट, और जो ये एक्टिविटीज़ की जाती हैं इसमें प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने की कोशिश नहीं की जाती, यानी प्रॉफिट इसमें मेन टारगेट नहीं होता। इसमें लोगों का भला करना, लोगों का वेलफेयर करना, सोशल वेलफेयर करना, सोसाइटी का वेलफेयर करना, यही इसका मोटिव होता है। चलिए थर्ड पॉइंट देखते हैं, पर्सनल ऑब्जेक्टिव। द मैनेजमेंट मस्ट रिकंसाइल पर्सनल गोल्स। मैनेजमेंट, कोई भी जो मैनेजमेंट है वो अपना पर्सनल गोल को अचीव करना चाहता है विद ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव टू हैव हार्मनी इन द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि जब जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट वर्क कर रहा है वहाँ पर जब लोगों के पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल हो जाते हैं तो टोटल ओवरऑल मिलाकर के उस ऑर्गेनाइजेशन का भी ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट आप देखिए, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है? हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल। इंपॉर्टेंस क्या मैनेजमेंट का? प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स इन ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी इसेंशियल फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ऑल इंडिविजुअल, आप सभी जानते ही हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ढेर सारे इंडिविजुअल्स काम करते हैं। इंडिविजुअल मीन्स मतलब कि एम्प्लॉइज वर्क करते हैं, तो उन सभी को मिला करके, ठीक है, उनका प्रॉपर मैनेजमेंट करके ही ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जा सकता है। ग्रुप गोल इज मोर इम्पॉर्टेंट देन द इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। और जो ग्रुप गोल मतलब कि जैसे परचेज डिपार्टमेंट का ग्रुप गोल क्या है कि सबसे ज़्यादा से ज़्यादा परचेजिंग करे, ठीक है। सेल्स प्रोडक्शन का ऑब्जेक्टिव क्या है उस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करे। सेल्स डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा सेल करे। तो जब अलग अलग ग्रुप अपने गोल को अचीव करते हैं तो उस तरह से मिलाकर के क्या होता है कि जो इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर खाली अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर दे और सेल्स डिपार्टमेंट की सेल ना हो, सेल डिपार्टमेंट की सेल डिक्रीज हो जाए, कम हो जाए, तो क्या आपको लगता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ कर पाएगी? नहीं कर पाएगी, ठीक है। उस में वहाँ पर उसको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा। तो जो ग्रुप है अपना काम तो करें, लेकिन साथ साथ जो अलग और भी ग्रुप हैं वो भी उसको सपोर्ट करें, तभी ही ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी? ग्रोथ कर पाएगी। ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं वो फुलफिल हो पाएंगे। सेकंड पॉइंट देखिए, इंक्रीज इफिशिएंसी। मैनेजमेंट हेल्प्स टू अचीव द गोल्स विद मिनिमम रिसोर्सेज। मैनेजमेंट का ये काम है कि वह कम से कम रिसोर्सेज का यूज करके
जो अपने टारगेट है, जो उसका गोल है, उसको अचीव करे। मिनिमम रिसोर्सेज का यूज़ करने का सेंस यहाँ पर अभी पीछे भी आपको बताया था, फिर से रिपीट कर दूं कि मिनिमम रिसोर्सेज का यूज़ करने का सेंस ये है कि कॉस्ट को कम करना। किसी भी सामान की कॉस्ट जब कम हो जाती है तो कंपनी का प्रॉफिट ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। जैसे सपोज दैट अगर हम पेंसिल ले लेते हैं, किसी कंपनी का नाम मैं नहीं लूँगा, अगर हम एक पेंसिल की बात करते हैं, पेंसिल मार्केट में 5 रुपये की बिकती है और सपोज दैट उसको बनाने में जो कास्ट आई है वो 4 रुपये आई है। 5 रुपये विथ प्रॉफिट जो उसका हो जाएगा, सेल्स के बाद उसकी प्राइस जो है वो 5 रुपये है, ठीक है, सेलिंग प्राइस जिसको बोलते हैं। और कास्ट प्राइस यानी जो उसकी प्रोडक्शन के बाद कास्ट आई है वो है 4 रुपये। तो अगर वो कंपनी, अब प्रॉफिट कितना होगा 1 रुपीज़ का, 5 में से 4 माइनस करेंगे तो प्रॉफिट कंपनी को कितने होगा 1 रुपीज़ का, ठीक है। सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस इक्वल टू प्रॉफिट, तो उस हिसाब से उसको 1 रुपये का प्रॉफिट होगा। अब सेल्स तो मतलब प्राइस तो नहीं बढ़ा सकती है, प्राइस इसलिए नहीं बढ़ा सकती, सेलिंग प्राइस इसलिए नहीं बढ़ा सकती है क्योंकि मार्केट में और भी कंपटीटर हैं। अगर प्राइस बढ़ा देंगे तो जो बच्चा मार्केट में पेंसिल खरीदने जाएगा तो एक पेंसिल 5 की हो गई, एक पेंसिल 6 रुपए की होगी तो 5 वाली पेंसिल ही खरीदेगा। तो प्राइस भी, सेलिंग प्राइस भी देखना है, तो सेलिंग प्राइस तो नहीं बढ़ा सकते हैं, लेकिन अपनी कॉस्ट को कम कर सकते हैं। कैसे? रिसोर्सेज को कम करके, रिसोर्सेज का अच्छी तरह से यूटिलाइजेशन करके कॉस्ट प्राइस को, यानी जिसको सीपी बोलते हैं, उसको हम कम कर सकते हैं। तो अगर सीपी मान लीजिए कम करके 3 रुपये 50 पैसे कर दिया, 3.50 कर दिया, तो जो डिफरेंस अब कितने का हो जाएगा 1.50 का हो जाएगा, 1.5 रुपये का हो जाएगा। तो इस तरह से उसका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर कोई भी कंपनी अगर अपनी मिनिमम रिसोर्सेज का यूज करके कास्ट प्राइस को कम कर लेती है तो उसका प्रॉफिट ऑटोमेटिक मार्केट में बढ़ जाता है। तो इस तरह से कोई भी मैनेजमेंट जो है वो इफिशिएंसी को भी इंक्रीज करना चाहता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, थर्ड पॉइंट इसका, क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। Appropriate changes must be introduced in the organization as and when it is needed. Management help the people, employees to adopt such changes through proper training and motivation. मैनेजमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये जिम्मेदारी होती है कि समय समय पर जो उसके पास में वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी स्किल को डेवलप्ड करे, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दे और उनके अंदर जो भी मार्केट में या जो भी टेक्नोलॉजी में, टेक्निक्स में चेंजेस हो रहे हैं, उनको सिखाए कि कैसे वो न्यू टेक्निक्स को अडाप्ट करें। क्योंकि जब वो ट्रेनिंग को अडाप्ट करेंगे, और नेक्स्ट चीज़ क्या है, मोटिवेट रहें, किस तरह से वो अलग अलग तरह से ट्रेनिंग दे करके मोटिवेट करें एम्प्लॉयज़ को, तभी वे क्या कर पाएंगे, वे डायनेमिक रहेंगे, यानी कि हमेशा काम करने के लिए और आगे नई नई चीज़ों को करने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे, तभी हमेशा रेडी रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, फोर्थ पॉइंट है, हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव अलोंग विद द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। इंडिविजुअल मेंबर्स इन द टीम शुड बी एबल टू अचीव देयर पर्सनल गोल। जब भी कोई मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को अचीव करना चाहता है तो वो एम्प्लॉई को ये भी बताता है कि जब जिस समय ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे और ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा होगा, तो साथ में जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी फ़ायदा होगा और उनका भी पर्सनल गोल्स जो है वो अचीव हो जाएगा। हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। मैनेजमेंट डेवलप्स नॉट ओनली द ऑर्गेनाइजेशन बट ऑल्सो द सोसाइटी। मैनेजमेंट सिर्फ अपना ही डेवलप नहीं करता, मतलब कि यहाँ कहने का सेंस ये है कि सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन का ही डेवलपमेंट नहीं करता है, साथ ही साथ जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा होता है, जितना प्रॉफिट उसका ज़्यादा होगा, तभी वह सोसाइटी के लिए सोच पाएगा और सोसाइटी के लिए अलग अलग तरीके की चीज़ों को वो कर पाएगा। यानी अपने एम्प्लॉई के वेलफेयर के लिए, अपने एम्प्लॉई के परिवार के वेलफेयर के लिए, और फिर अपने एम्प्लॉइज़ से आगे बढ़ करके जो सोसाइटी में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे लोग हैं, गरीब तबके हैं, निर्धन तबके हैं, उनके लिए भी अलग अलग तरीके के काम कर पाता है। तो ये पॉइंट्स आपको मैंने सब रिपीट करा दिए हैं, आप मतलब बता दिए, एक्सप्लेन कर दिया है। इस पॉइंट्स वाइज आपको हेडिंग वाइज आप याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। और इसके बाद में अब आपका है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट मैं अभी यहाँ पर डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ, इस वीडियो को मैं यहीं रोक रहा हूँ। अब इसके आगे का पार्ट जो भी इस चैप्टर में बचा हुआ है उसको मैं थर्ड वीडियो में कंप्लीट करूँगा। आप सभी को फिर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मेरे पिछले वीडियो को बहुत लाइक किया। उम्मीद है कि ये वीडियो भी मेरा बहुत
आपको पसंद आएगा। अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम हो, कमेंट्स करिए, अपनी प्रॉब्लम को बताइए। मेरे वीडियो बनाने में कोई कमी हो मुझे बताइए, और मुझे आप लोगों से मोटिवेशन मिलेगा इसी तरह से, और मेरी कमियां भी पता चलेगी। ना सिर्फ आप मुझे मोटिवेट करिए, कहीं वीडियो में कहीं कोई प्रॉब्लम है तो उसको भी मुझे बताइए, जिससे कि मैं और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकूं और ज़्यादा अच्छा वीडियो आपके लिए ला सकूं। चलिए स्टूडेंट्स, आपका और समय मैं वेस्ट नहीं करूंगा। इसी के साथ में फिर से आप सभी को मैं कहूँगा कि तैयारी करिए, अभी से जुट जाइए। आपके पास 2 से 3 महीने हैं, जिससे कि आपका अच्छे से अच्छा नंबर 100% मार्क्स आपके एग्ज़ाम में आए। ओके, थैंक यू।